बीए तृतीय वर्ष इतिहास तृतीय सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय कंपनियों का भारत में क्यों आई थी? यानी जो यूरोपीय कंपनी थी भारत में क्यों आई थी, और यूरोपियन के आगमन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो देखिए, यूरोपियन का जो भारत में आगमन, यानी जो भारत में यूरोपीय आए थे, क्यों आए थे, किस कारण से आए थे, किस उद्देश्य के साथ आए, जानते हैं। भारत में आने वाले यूरोपियन में से पुर्तगालियों का स्थान सर्वप्रथम आता है, यानी पुर्तगाली अपने भारत में सबसे पहले आए थे। 27 मई 1498 ईस्वी को वास्को द गामा भारत आया। भारत आने पर जो कालीकट के राजा थे जमोरिन, कौन थे? जमोरिन ने उनका क्या किया? स्वागत किया। पुर्तगालियों के अनुनय और विनय करने पर जमोरिन ने उसे अपने राज्य में रहने तथा व्यापार करने की अनुमति दी। कब कोई बाहर से यदि कोई आता है घर में मेहमान, तो उसका स्वागत किया जाता है। उस पर उन्होंने, जमोरिन जो कालीकट के राजा थे, उन्होंने स्वागत किया तथा पुर्तगालियों के अनुनय यानी उनके पुर्तगालियों के विनय से आग्रह करने पर जमोरिन ने उन्हें अपने राज्य में रहने तथा व्यापार करने की अनुमति दे दी। उस समय भारत का सारा व्यापार अरब व्यापारियों के हाथों में था। अरब कंपनियों को वास्को द गामा का भारत आना अच्छा नहीं लगा, यानी वास्को द गामा जो था उसको भारत आना उनको अरब कंपनियों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू कर दिया। अब अरबों के विरोध के बावजूद पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन तथा कन्नौज में अपने व्यापारी केंद्र स्थापित कर लिए। उन्होंने कालीकट की किलेबंदी भी कर ली। उन्होंने अरबों को नीचा दिखाना शुरू किया तथा विरोधों का डटकर सफलतापूर्वक सामना भी किया। उस समय कोचीन का शासक कालीकट के राजा जमोरिन का शत्रु हुआ करता था, यानी कोचीन का जो शासक था कालीकट के राजा जमोरिन का शत्रु हुआ करता था। पुर्तगालियों ने सामान्यतः दक्षिण भारत के राज्यों में तथा विशेषतः कोचीन के शासक के साथ गांठ शुरू कर दी, और इस जमोरिन इससे क्षुब्ध हो गया और उसने कोचीन में स्थित पुर्तगालियों के केंद्रों पर आक्रमण कर दिया, पर वह पराजित हो गया। इससे पुर्तगालियों की थाक जम गई थी। जब वह पराजित हो गया, जिससे क्या हुआ? पुर्तगालियों की थाक जम गई। हॉलैंड के निवासी डचों का फिर आगमन होता है। जब पुर्तगालियों के आगमन के बाद, यानी पुर्तगालियों के आगमन में पहले तो आगमन होता है वास्को डी गामा का, फिर उसके बाद डचों का जो आगमन होता है। यूरोपियन में पहले पुर्तगाली आते, फिर डच आते हैं। भारत में व्यापार से पुर्तगालियों में थोड़े ही वर्षों में इतना धन कमाया कि उसे देखकर अन्य यूरोपीय जातियां दंग रह गईं। पुर्तगालियों की देखा देखी से ही भारत की ओर आकृष्ट हुई और पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए। व्यापार से धन कमाना इनका उद्देश्य था और 1592 में कुछ डच व्यापारियों ने मिलकर के हॉलैंड में एक डच कंपनी की स्थापना की। 1595 ईस्वी में हाउटमैन, कौन? 1595 ईस्वी में हाउटमैन नामक एक व्यापारी भारत आया और 1597 ईस्वी में यहाँ से अपार धनराशि लेकर वह लौट गया। इसके बाद डच व्यापारी बिना किसी रोक टोक के भारत आने लगे और 1602 ईस्वी में पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। यानी 1602 ईस्वी में डच यानी हॉलैंड के निवासी डचों ने यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इसके लिए एक अधिकार पत्र तैयार किया गया। इसके अनुसार उससे पूर्व देशों के विस्तृत क्षेत्रों पर अधिकार करने, दुर्ग बनाने, युद्ध करने तथा संधि करने के अधिकार दिए गए। इस तरह यह अधिकार पत्र युद्ध और विजय का मुख्य अस्त्र बन गया। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उन पर, जो अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, तो उसकी टिप्पणी लिखिए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के लिए हिस्सेदार के रूप में फ्रांसीसी सबसे पीछे आए थे। यानी भारत में व्यापार के लिए हिस्सेदार के रूप में जो फ्रांसीसी थे वह सबसे पीछे आए थे। अन्य यूरोपीय जातियों की तरह फ्रांसीसियों ने भी पूर्वी देशों में होने वाले अपार लाभों को देखते हुए 1611 ईस्वी में एक व्यावसायिक कंपनी की स्थापना की, पर कुछ ही दिनों में यह कंपनी असफल हो गई।
फिर 1642 ईस्वी में एक दूसरी कंपनी की स्थापना हुई, पर वह भी असफल रही। अंत में 1664 ईस्वी में 14वें लुई के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। व्यापार करने के अतिरिक्त इसके 3 उद्देश्य और भी थे। राजनीतिक शक्ति की स्थापना, राजा की शक्ति को और सबल बनाना तथा ईसाई मत का प्रचार करना। 1667 ईस्वी में डायरेक्टर जनरल फ्रांसीसी कैरन ने डायरेक्टर जनरल फ्रांसीसी कैरन ने फ्रांस से भारत के लिए प्रस्थान किया। उसी ने सर्वप्रथम सूरत में एक फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में ही अपने अनेकों कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। शुरुआत में अंग्रेज व्यापारियों ने जेम्स लंकास्टर तथा लंकास्टर तथा मिडलटन की अध्यक्षता में पहले 2 यात्राएं पूर्वी द्वीपों यानी गर्म मसाले के द्वीपों और की ओर, परंतु उन स्थानों पर पहले से ही डचों ने अपना अधिकार स्थापित कर रख लिया था, अतः अंग्रेजों ने इन स्थानों पर सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। अब अंग्रेज अधिकारियों ने अपना ध्यान भारत की ओर केंद्रित करना प्रारंभ कर दिया था। विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में तीसरी व्यापारिक यात्रा सूरत से डेरा डालने का प्रयास किया गया। यानी तीसरे जब सूरत में डेरा डालने का प्रयास किया गया, तीसरी व्यापारिक यात्रा में विलियम हॉकिंस ने नेतृत्व में तीसरी व्यापारिक यात्रा में सूरत में डेरा डाला गया। अब जानते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में पुर्तगालियों की समाप्ति को 5 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भारत में पुर्तगालियों के प्रभुत्व निम्नलिखित कारणों समाप्त हुआ। पहला तो कि दोषपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। कर्मचारियों के वेतन अत्यंत कम थे, अतः चारों ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। पुर्तगाली अधिकारियों द्वारा खुले रूप से रिश्वत लेने के कारण जनता के हृदय से उनका सम्मान समाप्त हो गया। दूसरा था कि अल्बुकर्क के निर्बल उत्तराधिकारी, यानी अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव से सुदृढ़ बनाने के साथ साथ अपनी प्रशासनिक योग्यता से एक सुव्यवस्थित शासन की स्थापना की थी, परंतु उसके उत्तराधिकारी उसके समान योग्य नहीं थे। वे निर्बल और स्वार्थी थे। सीमित साधन, यानी पुर्तगाल के धन और जन दोनों ही साधन अत्यंत सीमित थे। इन सीमित साधनों के आधार पर पुर्तगाल के लिए भारत जैसे विशाल देश को अपने अधिकार में काफ़ी समय तक रखना संभव नहीं था। तब जब पुर्तगालियों का संबंध संपन्न मराठों, मुगलों तथा अन्य यूरोपीय जातियों से हुआ तो उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से असहाय महसूस किया। अगला जो इसका कारण था, स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, जिससे पुर्तगाल के हितों की अवहेलना होने लगी थी। यानी 1580 ईस्वी में स्पेन ने पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर, जिससे पुर्तगाल के हितों की अवहेलना होने लगी थी। स्पेन के शासक विलियम द्वितीय ने पूरब से अपेक्षा पश्चिम की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना अधिक उचित समझा। और धार्मिक, इसमें अगली जो कारण था, धार्मिक असहिष्णुता की नीति। पुर्तगालियों ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति का भी अनुसरण किया। उन्होंने ईसाइयों के अलावा अन्य धर्मावलंबियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया। फिर उन्होंने जबरन ईसाई बनने का प्रयास किया। 1540 ईस्वी में पुर्तगाली शासक के आदेश पर गोवा के सभी मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। अतः ऐसी असहिष्णुता की नीति से भारतीय जनता के हृदय में पुर्तगालियों के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न हो गए थे। अब जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के मुगलों के साथ संबंध कैसे थे। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो इसके जो संबंध थे भारतीयों के मुगलों के साथ कैसे थे। एक्सप्लेन द रिलेशंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विद द मुगल्स। तो 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश कंपनी ने भारत में व्यापार करना प्रारंभ किया, तो उसके बाद उसकी नीतियों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो गया था। अब वह जर्जर भारतीयों के राजाओं की स्थिति का लाभ उठाकर व्यापार करने के साथ साथ साम्राज्य विस्तार का भी स्वप्न देखने लगे थे। अतः कंपनी में
विभिन्न अधिकारी अब कंपनी के डायरेक्टरों को लिखने लगे थे, यानी डायरेक्टर लिखने लगे थे, अपनी खुद को कंपनी के अधिकारी के डायरेक्टर बन गए थे। अब समय आ गया था कि जब आपको तलवार हाथ में लेकर व्यापार संभालना चाहिए। धीरे धीरे संचालकों ने इस प्रस्ताव को, यानी जो कंपनी में अधिकारी काम कर रहे थे उन अधिकारियों ने डायरेक्टरों से कहा कि अब समय आ गया है कि जब आपको तलवार हाथ में लेकर के व्यापार संभालना चाहिए। और धीरे धीरे संचालकों के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर इसका समर्थन करना प्रारंभ किया और कंपनी की नीति में परिवर्तन को दूसरा कारण था जोशुआ चाइल्ड की महत्वाकांक्षा योजना। यानी जोशुआ चाइल्ड था जो 1681 ईस्वी में कंपनी का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1699 ईस्वी में उसकी मृत्यु उपरांत उसके साम्राज्य विस्तार के विचार कंपनी की नीति निर्धारित करने से सबसे अधिक प्रभाव डालते रहे। इस प्रकार की नीति का अनुसरण करने से अंग्रेजों व मुगलों के साथ संघर्ष होना अनिवार्य था। सर जोशुआ का विचार था कि मुगल साम्राज्य समाप्त हो रहा है, अतः आत्मरक्षा का विस्तार दोनों दृष्टियों से डचों को समाप्त कर आगे बढ़ना कंपनी के लिए बड़ा अच्छा अवसर है। उसकी नीति थी कि भारतीय समुद्र तट पर अंग्रेज एक ऐसी शक्ति बन जाएं जिसके समक्ष सभी अपना सिर झुकाएं और होने वाले किसी भी आक्रमण का प्रतिरोध करने की शक्ति हो। और इन कारणों के लिए कारखानों, किलेबंदियों तो नए दुर्ग बनाना, स्थायी सेना का होना आवश्यक था। अब जानते हैं प्लासी युद्ध के महत्व उल्लेख क्या थे, यानी जो प्लासी युद्ध हुआ उसके प्रमुख उल्लेख हैं क्या है। तो प्लासी युद्ध के प्रमुख उल्लेख हैं कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। इस संबंध में एडमिरल वाटसन ने कहा है कि प्लासी के युद्ध का अत्यधिक महत्व है। यह न केवल ब्रिटिश कंपनी के लिए अपितु संपूर्ण इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण था। निम्नलिखित दृष्टि से यह युद्ध अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि प्लासी के युद्ध के साथ अंग्रेजों का बंगाल पर जो था नियंत्रण स्थापित हो गया। बंगाल के संपूर्ण शक्ति उनके हाथ में आ गई और सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बनाया गया, परंतु वह मात्र कठपुतली नवाब था। कैसा कठपुतली नवाब था, जो अंग्रेज जैसे चाहे उसे नचा सकते थे। इस प्रकार बंगाल की वास्तविक शक्ति उनके हाथ में थी और मीर जाफर वहाँ का शासक के रूप में कार्य कर रहा था। कंपनी को बहुत अधिक आर्थिक लाभ हुआ। मीर जाफर ने उन्हें 30 लाख रुपए भेंट के रूप में दिए थे। यानी मीर जाफर जो था उसने उन्हें 30 लाख रुपए भेंट में दिए और साथ ही 24 परगनों की आमदनी भी प्राप्त हुई। बंगाल में कंपनी निःशुल्क व्यापार कर सकती थी। अब अंग्रेज बंगाल में अपना सिक्का भी चला सकते थे। इस प्रकार उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो गई थी। इस युद्ध में विदेशी शक्ति को सफलता मिली और भारतीय शासक पराजित हुए। इसके कारण अंग्रेजों को काफ़ी सम्मान प्राप्त हुआ और इंग्लैंड में उनका स्वागत हुआ। इस युद्ध में बंगाल की दूषित राजनीतिक व्यवस्था का भानाफोड़ इससे स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम शासन अत्याचारपूर्ण था। उसने शासन में हिंदू संतुष्ट नहीं थे, वे मुस्लिम शासन को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उसे समाप्त करने वाली शक्ति को समर्थन दिया। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की गणना विश्व के श्रेष्ठ सेनापतियों में किया जाती है। प्लासी युद्ध में जो लॉर्ड क्लाइव थे उनका जो गणना विश्व के श्रेष्ठ सेनापतियों में किए जाने लगी। उसने कूटनीति से बंगाल के नवाब को हटा दिया था। इस युद्ध में विजयी होने से अंग्रेजों को पर्याप्त उत्साह सुविधाएं प्राप्त हुई। इसका प्रयोग उन्होंने अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष में किया। बंगाल उन्हें एक सुदृढ़ आधार के रूप में मिल गया। वहाँ व्यापार चलता रहा और वे युद्ध करते रहे। युद्ध के समय जब फ्रांसीसी कंपनी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी तो अंग्रेज कंपनी के पास पर्याप्त धन था, इसलिए वे फ्रांसीसियों का सामना करने में सफल हुए। अब प्लासी के जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए, यानी प्लासी के युद्ध के परिणाम क्या थे। तो व्हाट वर द कंक्लूजन्स ऑफ द बैटल प्लासी। प्लास्टिक युद्ध के परिणाम यानी उसका जो कह सकते हैं प्रकार से समराइज हुआ क्या था। तो प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके निम्नलिखित परिणाम हुए थे। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था और पहली बार अंग्रेजों ने इस प्रांत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। बंगाल पर जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था और पहली बार यहाँ पे अंग्रेजों ने इस प्रांत पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था।
इस युद्ध के साथ ही अलीवर्दी खां का वंश समाप्त हो गया और सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात उसका कोई वंशज शासन ना कर सका। यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बाद वहाँ पे कोई अन्य शासक शासन नहीं कर पाया था। और अगला जो टॉपिक इसी में पॉइंट है कि प्लासी युद्ध के परिणाम में कि सिराजुद्दौला के पश्चात मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बनाया गया और मनमाने ढंग से शासन करवाया गया। इस युद्ध में नवाब उनके हार जाने से अन्य विरोधी शक्तियों की भारी धक्का लगा। अब उनकी शक्ति नष्ट होने लगी थी। युद्ध में विजयी होने के कारण कंपनी का गौरव बढ़ गया। अब वह व्यापारिक कंपनी न होकर के शासन करने वाली कंपनी बन गई थी। इस युद्ध के बाद कंपनी को बहुत अधिक आर्थिक लाभ हुआ। मीर जाफर के नवाब बनने के उपलक्ष्य में 24 परगनों की जागीर प्राप्त हुई, जिसकी आमदनी लगभग 10 लाख प्रति वर्ष थी। भारत में अंग्रेजों की विजय न का नया मार्ग खुल गया। बंगाल को सुदृढ़ आधार बनाकर उन्होंने भारत के अनेक देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और इस युद्ध के संघर्षों का सिलसिला जारी रहा। अंग्रेजों को जल्दी जल्दी अनेक युद्ध भी किए। अब जानते हैं बक्सर युद्ध के कारणों का संक्षेप में उल्लेख नहीं। बक्सर युद्ध क्यों हुआ था? तो बक्सर युद्ध अंग्रेजों के लिए बंगाल विजय की दूसरी सोढ़ी था। वह युद्ध मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी की अंग्रेज सेना के बीच बक्सर के मैदान पर हुआ था। यद्यपि अवध के नवाब शुजाउद्दौला व मुगल सम्राट शाह आलम ने मीर कासिम की सहायता की, फिर भी विजय अंग्रेजों की ही मिली। बक्सर के युद्ध के कारण थे कि युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे कि यहाँ पे जो बक्सर का जो सर्वोच्च के लिए संघर्ष था, सर्वोच्चता के लिए संघर्ष हो रहा था। नवाब मीर कासिम कंपनी के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण था कि दोनों में से कौन सर्वोच्च और वास्तविक सत्ताधारी है कौन। मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में कठपुतली बनने को तैयार नहीं था। यह कंपनी को केवल व्यापारिक महत्व प्रदान करने का सहमत था। अंग्रेजों को यह इच्छा थी कि नवाब उनको इच्छानुसार शासन करे। शाह आलम द्वितीय का मामला। मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या के तुरंत बाद उसके पुत्र ने स्वयं को सम्राट घोषित किया। जो मुगल बादशाह आलमगीर था द्वितीय की हत्या के तुरंत बाद मुगल ने उसके पुत्र स्वयं को सम्राट घोषित कर लिया और शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की। तो उस अंग्रेजों ने मीर कासिम को बाध्य किया कि वह शाह आलम मुगल सम्राट को स्वीकार करे, किंतु मीर कासिम ने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस घटना को कारण कंपनी और मीर कासिम के मध्य कटुता और अधिक बढ़ गई। राम नारायण का मामला। नवाब दीवान राम नारायण ने अंग्रेजों की शरण में ले ली थी। यानी जो नवाब दीवान थे राम नारायण, उन्होंने अंग्रेजों की शरण ले ली थी और मीर कासिम ने अंग्रेजों से आग्रह किया कि वे राम नारायण को उसे सौंप दें, किंतु अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं थे। बाद में उन्होंने राम नारायण को नवाब को सौंप दिया। इस घटना के फलस्वरूप मीर कासिम का बढ़ गया और वह अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का साहस कर रख सका। व्यापार का प्रश्न। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य जो था कि युद्ध का मुख्य कारण था कि व्यापार था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना कर दिए व्यापार करती थी। नवाब को यह स्थिति सहन नहीं थी। कालांतर में कंपनी के कर्मचारी अपने अधिकारों को भारतीय व्यापारियों को बेच देते थे। इससे नवाब की आय कम होती थी। इस दृष्टि से नवाब ने कंपनी के साथ समझौता प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। फलस्वरूप नवाब ने व्यापार कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अब बक्सर के युद्ध की जो महत्व बताइए, यानी बक्सर का युद्ध का महत्व क्या था। तो बक्सर के युद्ध में यानी क्या परिणाम रहे, महत्व कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं, एक ही बात है। तो बक्सर के युद्ध ने प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्य को पूरा कर दिया था। अब अंग्रेज बंगाल, बिहार, उड़ीसा के पूर्ण स्वामी बन गए थे। प्रसिद्ध विद्वान ब्रह्म कहते हैं कि इस प्रकार बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ कि जब भारत का भाग निर्भर था। यह युद्ध जितनी बहादुरी से लड़ा गया था कि परिणामों के दृष्टि वो इतना ही महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार एक अन्य इतिहासकार ने लिखा है कि बक्सर के युद्ध ने अंततः बंगाल में कंपनी के शासन को स्थापित कर दिया था। इस युद्ध के फलस्वरूप अवध के नवाब की शक्ति क्षीण हो गई। वह अंग्रेजों को बंदी बन गया।
और अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। यद्यपि नवाब को शक्ति बहुत कम थी, किंतु उसकी पराजय में उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया और अंग्रेजों का महत्व बढ़ गया। तो अवध पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बक्सर का युद्ध सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध को सैनिक शक्ति के बल पर नहीं अपितु कूटनीति से जीता था, किंतु बक्सर को विजय उसको सैनिक शक्ति के फलस्वरूप ही प्राप्त हुई थी। संक्षेप में बक्सर के युद्ध के परिणाम इस प्रकार प्राप्त हुए कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया और बक्सर युद्ध के बाद क्लाइव ने, क्योंकि जो उसमें क्लाइव को अभी बताया गया था कि क्लाइव काफ़ी अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव को एक अच्छे सेनापति के रूप में जाना जाता। तो यहाँ पे क्लाइव जो थे तो मुगल सम्राट शाह आलम व अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद संधि द्वारा अनेक अधिकार प्राप्त किए, क्योंकि इन दोनों ने बक्सर युद्ध में मीर कासिम की सहायता की थी। अंग्रेजों ने शाह आलम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ले लिए, बदले में उसे 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी। अब जानते हैं अंग्रेजों ने विरुद्ध फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे। तो अंग्रेजों के विरुद्ध फ्रांसीसियों की असफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में अंग्रेज कंपनी की स्थिति श्रेष्ठ थी, यानी फ्रांसीसी कंपनी की तुलना में जो अंग्रेज कंपनी की स्थिति क्या थी, सुदृढ़ थी, और अंग्रेज कंपनी संगठन स्थानों पर आर्थिक दृष्टि से लाभ की स्थिति में थी। अब जानते हैं यूरोप में उलझने के कारण फ्रांस में भारत की ओर पर्याप्त धन नहीं दिया, यानी यूरोप में उलझने के कारण फ्रांस ने भारत की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। और फ्रांस की तुलना में इंग्लैंड की नौसेना की शक्ति अधिक थी, यानी फ्रांस की तुलना में इंग्लैंड की नौसेना की शक्ति क्या थी, अधिक थी। बंगाल में अंग्रेजों की सफलता के प्रभाव के कारण भी अंग्रेज अच्छी स्थिति में थे और फ्रांसीसी अधिकारियों के पारस्परिक झगड़े भी फ्रांसीसियों को असफलता के लिए उत्तरदायी थे। अंग्रेज कंपनी का नेतृत्व अधिक सक्षम एवं योग्य था। इसी पर डुप्ले की अदूरदर्शिता के कारण भी फ्रांसीसी पराजित हुए। अब काल कोठरी की घटना का क्या अभिप्राय है, जो काल कोठरी की घटना है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो काल कोठरी की दुर्घटना 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल में एक ऐसी घटना घटी जिसे बंगाल के नवाब और अंग्रेज के बीच संबंध को नकारात्मक हो कहा जाता है, और कि फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के पश्चात नवाब ने 146 अंग्रेज कैदियों, जिनमें से स्त्रियां, बच्चे भी शामिल थे, एक छोटे और अंधेरे कमरे में जो 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा था, में बंद करा दिया। जून की असह्य गर्मी में 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई, जिनमें से मात्र 23 कैदी ही जीवित बचे। बचने वालों में भूतपूर्व सर्जन हालवेल भी था, जिसने इस घटना को प्रचारित किया। इस घटना की सत्यता अत्यंत विवादास्पद। इस पर डॉक्टर सरकार और दत्त के अनुसार इस घटना का उल्लेख समकालीन अंग्रेजी, डच के फ्रांसीसी दस्तावेजों में मिलता है, और हालांकि इनके विवरण एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। दूसरी ओर फारसी लिखे हुए हैं कि भारतीय इतिहास में कलकत्ता काउंसिल के विवरण में इस घटना कोई उल्लेख ही नहीं है। अंग्रेज इतिहासकार का इस घटना की सत्ता में विश्वास करते हैं और वही आधुनिक भारतीय इतिहासकार की इस घटना को कल्पनाशील मानते हैं।